हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है VCI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मैं अंकित शर्मा हाजिर हूं आपके समक्ष MP GK फैक्ट बेस्ड सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर के। और दोस्तों, इस सेशन को भी हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में सम्मिलित किया है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आज संभाग वाइज कवरेज की है और हर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों को हम दोस्तों 2 वीडियोस में लेकर के आ रहे हैं। एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और कुछ ऐसे सजेशंस भी हम तक पहुँचे जो ये चाहते थे कि ज़्यादा लंबे वीडियोस ना बने, तो दोस्तों हमने उसको ध्यान में रखा है और हम 2 वीडियोस में मध्य प्रदेश के संभाग और उनके अंदर आने वाले समस्त जिलों और उनसे संबंधित जितनी भी फैक्ट इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक हैं, उन सभी को हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, संभाग वाइज और उसके अंतर्गत आने वाले जिलों की इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी राज्य की राजधानी सिटी ऑफ लेक यानी भोपाल से, राइट, राजा भोज की नगरी भोपाल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला संभाग दोस्तों हमारा जो सामने आ रहा है वो है भोपाल संभाग, और भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त जिलों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं भोपाल जिले से ही, राइट। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1972 में 2 नए जिले बनाए गए थे, राजनांदगांव और भोपाल। तो आई होप दोस्तों आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये लिंकअप है। और दोस्तों, जितने भी वीडियोस में लेके आऊँगा, ये दूसरा वीडियो है, मैक्सिमम 3 से 4 वीडियो में मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा MP GK से बेस्ड, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो MPPSC का एग्जामिनेशन हो या व्यापम से बेस्ड कोई भी एग्जामिनेशन हो, या वो सारे एग्जामिनेशन जिनमें MP GK पूछा जाता है। आप दोस्तों बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से पेपर में जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, भोपाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भोपाल की स्थापना परमार वंश के नरेश यानी कि परमार वंश के राजा भोज ने की थी, राइट। राजा भोज की नगरी है दोस्तों भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग हम जाएं तो लगभग 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी के मध्य राजा भोज ने यहाँ पर शासन किया था। और दोस्तों, ये शासन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था MP में पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर के लिए, साहित्य के लिए बहुत ही स्वर्णिम युग कहलाता था मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, राइट। क्योंकि ये बहुत विद्वान राजा थे और इन्होंने खुद ही दोस्तों बहुत सारी रचनाएं की हैं। मैं कुछ रचनाओं को आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों, ये है राजा भोज की प्रतिमा, स्टैचू, जो बड़े तालाब के किनारे इंस्टॉल की गई है। बड़े तालाब के बीच में कहूँ इंस्टॉल है दोस्तों। यहाँ पर फव्वारा निकलता रहता है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप भोपाल जाइए और बड़े तालाब घूमने जाइए तो ये आपको जरूर दिखेगा राजा भोज की ये स्टैचू, राइट। अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास को संजोए हुए राजा भोज की ये प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। और ये पूरी नगरी जो उन्होंने बसाई थी, जिसका नाम था भोपाल, वर्तमान में भोपाल है, राइट। तो देखिए, राजा भोज ने अपने राज्य की जो राजधानी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राज्य की जो राजधानी थी वो धार जिले को बनाया था, ये याद रखिएगा। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं दोस्तों, तो जो परमार वंश के राजा थे, उन्होंने दरअसल राजधानी अपनी धार को ही बनाया था, राइट। परमार वंश के राजाओं की जो राजधानी थी वो थी क्या दोस्तों? धार। अब दोस्तों, राजा भोज की कुछ रचनाएं देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इनकी कुछ रचनाएं हैं। मैं आपको 3 ऐसी रचनाएं बताता हूं जो अति महत्वपूर्ण है। पहली रचना नोट कर लिए, समारांगण सूत्र। समारांगण सूत्र ये इनकी पहली रचना है, महत्वपूर्ण रचना। दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों वो है सरस्वती कंठाभरण।
सरस्वती कंठाभरण, राइट। एक और नोट करिए दोस्तों, तीसरी, ये भी महत्वपूर्ण है, सिद्धांत संग्रह, राइट, सिद्धांत संग्रह। ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं आपको नहीं भूलनी है दोस्तों। इसकी इन तीनों रचनाओं के जो रचनाकार थे वो परमार नरेश राजा भोज ही थे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए, राजा भोज के पहले, अगर मैं इनके शासन के पहले की बात करूं तो दोस्तों इसका एक प्रचलित नाम और था इस क्षेत्र का, जिसे आज हम भोपाल कहते हैं, इनका इस क्षेत्र का नाम भोजपाल भी था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए अब इसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। जो परमार नरेशों के शासन के बाद जिनका शासन आया वो थे मोहम्मद खां, और मोहम्मद खां ने 1708 से 1740 के मध्य यहाँ पर शासन किया। मोहम्मद खां का विरोध या मोहम्मद खां से के दरमियान एक छोटे से क्षेत्र में यहाँ पर जो गोंड महारानी कमलापति थी उन्होंने भी शासन किया था। तो कमलापति का संबंध भोपाल से है, इन्होंने भोपाल के कुछ क्षेत्रों में शासन किया है, इस बात को याद रखिएगा आप। और यही कारण है दोस्तों कि जो गोंड महारानी कमलापति थी, उनका एक मोनुमेंट, एक पार्क यहाँ पर बनाया गया है, कमला पार्क, जो कि बड़े तालाब के तट पर, यानी कि बड़े तालाब के पास में स्थित है, याद रखिएगा। रानी कमलापति का ये एक स्मृति महल भी है, इससे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो गोंड महारानी कमलापति का भी शासन क्षेत्र जो था दोस्तों वो भोपाल का था, ये याद रखिएगा। अब देखिए मोहम्मद खां के संबंध में थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो मोहम्मद खां थे उनका एक युद्ध भी हुआ था दोस्तों, वो थे निजाम मीर कमरुद्दीन के मध्य और मोहम्मद खां के मध्य एक युद्ध हुआ था 1723 में। और 1723 में जब ये मीर कमरुद्दीन जीत गए, यानी कि जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे तत्कालीन, वो जीत गए मोहम्मद खां से, और मोहम्मद खां को निजाम का अधिपत्य स्वीकारना पड़ा था। तो अब यहां से दोस्तों एक इंफॉर्मेशन जो निकल के आती है कि भोपाल के क्षेत्र में क्या निजाम का कभी शासन था, तो जी हाँ, क्योंकि मोहम्मद खां ने निजाम का जब अधिपत्य स्वीकार कर लिया दोस्तों, तो इनडायरेक्टली आप देखिए, डायरेक्टली कह लीजिए, यहां पर निजाम ऑफ हैदराबाद का भी शासन हो गया। पहले ऐसा होता था दोस्तों, भारतीय इतिहास को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा होता था दोस्तों कि जिस नरेश को कोई शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग के जिस राजा को हराता था, वो कोशिश करता था कि उसी के परिवार के किसी व्यक्ति को वापस से गद्दी में बैठा दिया जाए, या अपने जरूरत विश्वसनीय व्यक्ति को बैठा दिया जाए, क्योंकि कोई भी राजा हर जगह पर शासन नहीं कर सकता था, तो वो अपने नुमाइंदे बैठाता था, इस बात को याद रखिएगा। तो जब कोई नरेश हार स्वीकार कर लेता है तो इनडायरेक्टली जिससे वो हार स्वीकार करता था उसका शासन यहाँ पर कहलाने लगता था, ये याद रखिएगा। तो देखिए हुआ क्या इसके आगे, 1737 के आसपास हम जब पहुंचते हैं तो मराठों ने मुगलों को भोपाल की लड़ाई में हरा दिया। तो मराठों ने क्या किया, मुगलों को हरा दिया दोस्तों। अब उस वक्त का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो मुगल किसके साइड थे ये हमको इंपॉर्टेंट है, मराठी किसके साइड थे ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर आपको पता हो तो जरूर बताइए कि उस वक्त मराठे किसका साथ दे रहे थे। और इसके बाद हो तो क्या दोस्तों कि जब ऐसा हो जाता है तो मोहम्मद खां के जो उत्तराधिकारी होते हैं भविष्य के, वो ब्रिटिश हुकूमत के साथ संधि कर लेते हैं, और अनफॉर्चुनेटली या इसका जो परिणाम होता है दोस्तों, भोपाल राज्य ब्रिटिश अधीन हो जाता है, या ये भोपाल जो रियासत होती है ये ब्रिटिश रियासत का एक अंग बनकर रह जाती है। ये याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों मैं भोपाल के संबंध में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ। ये 1 जून 1949 को भोपाल राज्य जो था वो तत्कालीन जो भारत का स्वरूप बन रहा था उसमें इसका विलय कर दिया जाता है। आपने विलय पत्र पर देखे होंगे, बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारी रियासतों में 565 रियासतें थी जिन्होंने विलय पत्र पर, संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और एक केवल नहीं किया था, आपको पता है, तत्कालीन निजाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने मना किया था। फिर पुलिसिया एक्शन हुआ था, और जो तत्कालीन हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पुलिसिया एक्शन किया, और एक रात के अंदर ही जो हैदराबाद था उसे भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। ये इतिहास के
कुछ पन्नों पर, सुनहरे पन्नों पर अंकित हैं ये कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि सरदार पटेल की क्या उपयोगिता थी, क्या योगदान था उनका भी भारत के, वर्तमान भारत के निर्माण में। राइट, तो देखिए दोस्तों, ये एक अगली इमेज है जो भोपाल की जो भौगोलिक स्थिति बताती है। अगर मैं भोपाल की भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको ये करना है। आप क्या करेंगे, ये होमवर्क यही कहा था मैंने कि भोपाल का नॉर्थ, राइट, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पर स्थित जिलों के बारे में आपको एक सूची बनानी है। तो अगर मैं आपको जस्ट नॉर्थ में कहूँ तो यहाँ पर दोस्तों भोपाल में आएगा गुना, ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे गुना। अगर मैं साउथ में, एग्जैक्ट साउथ में कहूँ भोपाल में, तो साउथ में आपको सीहोर, इधर पे सीहोर देखने को मिलेगा, और नीचे साइड अगर आप देखेंगे तो दोस्तों रायसेन देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये कुछ ऐसे सीमा बनाते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार, कुछ ऐसा सीमा बनाते हैं सीहोर और रायसेन। फिर भोपाल की अगर आप बिल्कुल ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों विदिशा, यहाँ तक रायसेन रहता है, ये पूरा रायसेन का है, और यहाँ पर आपको दोस्तों विदिशा का क्षेत्र देखने को मिलेगा जो जाकर के गुना से स्पर्श होता है। तो विदिशा और गुना आपस में स्पर्श होते हैं, और विदिशा और रायसेन आपस में स्पर्श होते हैं, और यहाँ पर रायसेन और ये नीचे आपका दोस्तों सीहोर स्पर्श करता है। अगर मैं साउथ में बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर शाजापुर है भोपाल में, ये याद रखिएगा, जो भोपाल को स्पर्श करता है एकदम, सॉरी पश्चिम की बात करूं मैं, अगर वेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर शाजापुर स्पर्श करता है। और अगर मैं इस दिशा की बात करूं तो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको भोपाल में राजगढ़, ठीक है, राजगढ़ का क्षेत्र है, आधा हिंदी आगला इंग्लिश लिख दिया मैंने, राजगढ़ का जो क्षेत्र है दोस्तों वो यहाँ पर स्पर्श करता है। तो राजगढ़ स्पर्श करता है गुना को, राजगढ़ स्पर्श करता है शाजापुर को, और शाजापुर भी स्पर्श करता है भोपाल को। तो इस तरह से अगर मैं बताऊं तो भोपाल 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। आपको ये दोस्तों कॉपी में जरूर बनाना है, ताकि कोई भी प्रश्न, क्योंकि राजधानी है दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, जैसे मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एमपीपीएससी में। तो अब हु नोज नए प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज इसे याद रखिएगा। मैंने ये आपको भोपाल के जिले बताए हैं, ये याद रखिएगा। इसमें से कुछ जिले हो सकते हैं जो भोपाल में सम्मिलित ना हो संभाग की दृष्टि से, ठीक, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम संभाग को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले आने वाले हैं। अगला इन्फॉर्मेशन देखिए, तो भोपाल विंध्य पर्वत श्रृंखला के पूर्व में स्थित तथा पहाड़ियों पर बसा एक शहर है। यहाँ पर 4 पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार, श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स, अरेरा हिल्स और कटारा हिल्स, ये कुछ हिल्स हैं जो आपको याद रखनी है। इन 4 पहाड़ियों, छोटी छोटी पहाड़ियों के चारों ओर के बीच बसी ये नगरी है राजा भोज की, भोपाल, ठीक। याद रखिएगा, भोपाल की पहचान में अपना विशेष स्थान रखने वाला बड़ा तालाब जिसका निर्माण राजा भोज ने ही करवाया था, ये है दोस्तों राजा भोज की द्वारा बनाया हुआ बड़ा तालाब, जिसका आधुनिकीकरण हो चुका है, और अब उसका स्वरूप कुछ ऐसा है। राजा भोज भी अगर इस वक्त होते तो इसको देखकर अति प्रसन्न होते। इस वक्त आधुनिकीकरण की ये चादर ओढ़े, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है बड़े तालाब का, याद रखिएगा। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल और जो इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी भोपाल में स्थित है। मोती मस्जिद, ये भी भोपाल में स्थित है। देखिए मोती मस्जिद का ये एक बड़ा प्रीमाइसेस, वाइट, और ये आपको सैंडस्टोन की बनी इमारतें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मोती मस्जिद। फिर अगला देखिए ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद ये है बड़ा प्रीमाइसेस, भोपाल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद, लोग नमाज अता करने यहाँ पर आते हैं। काफ़ी पुरानी ये पुराना स्ट्रक्चर है और काफ़ी बड़ा प्रीमाइस है दोस्तों ताजुल मस्जिद का, याद रखिएगा। पुरातात्विक संग्रहालय, ये है भोपाल का पुरातात्विक संग्रहालय, ठीक है। इसमें आपको कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश से संबंधित और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से अतिरिक्त छत्तीसगढ़ से संबंधित भी कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। भारत भवन भोपाल में स्थित है, इम्पॉर्टेंट है, कई सारे फंक्शंस, कई सारे राजकीय कार्यक्रम और जो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर
परफॉर्म होते रहते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक अपने टाइप में एक अनोखा अनोखा संग्रहालय है। दो इंपॉर्टेंट संग्रहालय हैं दोस्तों, एक छत्तीसगढ़ में बना जो जनजातीय संग्रहालय है, और दूसरा दोस्तों ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये भारत भर में अपनी पहचान रखता है। फिर अगला दोस्तों ये शौर्य स्मारक जो कुछ वर्ष पहले ही बनकर तैयार हुआ है। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों आज का कमेंट करके बताइए कि शौर्य स्मारक कब और किसकी याद में, जाहिर सी बात याद तो हमारे जो वीर सपूत शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनकी स्मृति में ये बनाया गया। जैसा कि आपने देखा होगा एक शहीद स्मारक बनाया गया दोस्तों दिल्ली में भी, कुछ वैसा ही यहाँ पर शौर्य स्मारक भोपाल में बनाया गया है। अपना ऐतिहासिक और हमारे वीर योद्धाओं को स्मरण करने की एक अद्भुत और महत्वपूर्ण जगह है शौर्य स्मारक। भोपाल में स्थित अन्य महत्वपूर्ण संस्थान देख लीजिए दोस्तों, तो ये है वल्लभ भवन। ये सभी शासकीय जो आदेश हैं, आपने कई बार ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि अभी वल्लभ भवन से कोई जानकारी नहीं आ रही, अगर वल्लभ भवन से जानकारी आएगी तो ये मान के चलिए कि ये पक्का है। तो कुछ ऐसा शासकीय भवन वल्लभ भवन याद रखिएगा। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भारत की महारत्न कंपनी, ठीक, महारत्न कंपनी है, जिसका जो दोस्तों आप मैं कहूँ तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दरमियान बनकर तैयार हुई थी, क्योंकि हमने पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा जो उद्देश्य था वो कृषि उत्थान था, और दूसरी पंचवर्षीय में दोस्तों योजना में हमने भारत में जो हमने टारगेट लिया था वो औद्योगिकीकरण की शुरुआत का टारगेट लिया था। और उसी दौरान दोस्तों BHEL और कई सारे प्लांट भारत में या तत्कालीन मध्य प्रदेश में आए थे। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि BHEL किस राष्ट्र की सहयोग से बनकर तैयार हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और MPPSC में कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो आप प्लीज़ इसका कमेंट करके इसका आंसर बताइए। देखिए मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर महारत्न लिखा, तो देखिए भारत में वर्तमान में, अगर मैं वर्तमान में बात करूँ तो दोस्तों 10 महारत्न कंपनियाँ भारत में हैं। ये 10 महारत्न कंपनियाँ कौन कौन सी हैं, नोट कर लीजिए दोस्तों। पहली भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, फिर दूसरी दोस्तों NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक। अगला नोट कर लीजिए ONGC नेशनल ऑयल गैस कॉरपोरेशन, फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। भारत हिंदुस्तान BPCL भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक। अगला दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड CIL, याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट नोट कर सकते हैं दोस्तों गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 7th नंबर, राइट। नेक्स्ट नोट कर सकते हैं HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 8th नंबर की होगी दोस्तों। फिर अगला नोट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL 9th। और दोस्तों अगली एक जो हमसे मिस हो गई है दोस्तों, वो है यहाँ पर एक और नोट कर लीजिए, दैट इज IOCL, राइट, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये दोस्तों भारत की 10 महारत्न कंपनियां हैं, और इसके अतिरिक्त दोस्तों नवरत्न कंपनियां जो भारत में वर्तमान में अगर मैं बताऊं तो लगभग 14 भारत में नवरत्न कंपनियां। आपको ये महारत्न कंपनियां जरूर याद रखना है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कुछ एक दिवसीय एग्जामिनेशंस में। इनके जो CEOs हैं वो भी पूछे गए हैं, तो आप इस तरह से अपने नॉलेज को और एनहेंस कर सकते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपदा प्रबंधन संस्थान, ये भी दोस्तों भोपाल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट, याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट याद रखिएगा, ये भी भोपाल में है। अगर आप बता सकें तो मुझे बताइए कि इस बार जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया दोस्तों। एक नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है फॉरेस्ट के डेटास को पब्लिश करने के लिए, और उनका जो मतलब सुपरविजन
उस टेक्नोलॉजी से किया गया। तो अगर आप बता सकें तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है वो किस टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग किया गया है। और आप सभी जानते ही होंगे मेरे हिसाब से कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो हर 2 साल में पब्लिश की जाती है, राइट। नेक्स्ट, तो इस बार की फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आपको पढ़नी है और एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़नी है। नेक्स्ट, सॉरी स्लाइड मिस हुई है, आप और भी जो डेटा थे उनको नोट कर लीजिएगा। देखिए सीहोर के बारे में हम देखते हैं, अगला जो मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मालवा क्षेत्र के मध्य में विंध्याचल श्रेणी की तलहटी में स्थित सीहोर भोपाल स्टेट का हिस्सा था। यह भोपाल स्टेट के अंतर्गत ही आता था। मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1972 में इसका विभाजन हुआ और एक नया जिला भोपाल बना दिया गया। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि 1972 में मैंने आपको बताया था राजा भोज के बारे में, राजनांदगांव और भोपाल। तो भोपाल जो बना था दोस्तों वो सीहोर के क्षेत्र को लेकर के बनाया गया था। सीहोर इस क्षेत्र का एक प्रमुख, सीहोर में एक क्षेत्र का एक प्रमुख देवी मंदिर है दोस्तों, ये सलकनपुर देवी मंदिर है, याद रखिएगा। माँ का मंदिर, सलकनपुर मंदिर, सलकनपुर देवी कहा जाता है इन्हें। विजयासन सलकनपुर माता मंदिर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों ये 80 किलोमीटर दूर स्थित है भोपाल से। काफ़ी लोग जाते हैं यहाँ पर दर्शन करने और बेसिकली नवरात्रि के समय पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सीहोर के बरलाई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी शक्कर कारखाना भी स्थित है, याद रखिएगा। सीहोर के बुधनी में, बुधनी जो क्षेत्र था मतलब रहा है हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मामा शिवराज सिंह चौहान का। और अगर आप कमेंट करके बता सकें तो इस वक्त मामा शिवराज सिंह चौहान किस जगह से विधायक हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। क्या वो बुधनी ही है या कोई अन्य क्षेत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सीहोर के बुधनी में स्लीपर कारखाना स्थित है, याद रखिएगा, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना। सीहोर के दशहरा मैदान में कुंवर चैन सिंह की छतरी बनाई गई है, राइट। तो दोस्तों कुंवर चैन सिंह जो थे वो बहुत ही प्रतापी मैं कहूँ राजकुमार थे या राजा थे। इन्होंने अंग्रेजों से काफ़ी वीरता से युद्ध किया था दोस्तों, और ये वीर गति को प्राप्त हुए थे कुंवर चैन सिंह। और कुंवर चैन सिंह की स्मृति में ही दोस्तों यहाँ पर दशहरा जो मैदान है वहाँ पर इनकी छतरी बनाई गई है कुंवर चैन सिंह की। देखिए ये कुंवर चैन सिंह जो दरअसल थे ये एमपी के नरसिंहगढ़, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी नोट कर लीजिए। नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, राजा थे, ठीक, नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ये 1824 में ये युद्ध किया इन्होंने सीहोर के दशहरा मैदान में और वीर गति को प्राप्त हुए। और इनके साथ 2 व्यक्ति जो इनके अंगरक्षक माने जाते थे, जिन्होंने इन 2 व्यक्तियों जिनकी यहाँ पर कब्र स्थित है इसी दशहरा मैदान के बाग में, उनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम था हिम्मत खां और बहादुर खां। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। बहादुर खां, ये 2 इनके सहायक कह लीजिए, अंगरक्षक कह लीजिए, जो इनके साथ ही युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, अंग्रेजों से युद्ध करते हुए। और इनकी जो कब्र है वो दोस्तों वो सीहोर के दशहरा बाग, जहां पर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी थी कुंवर चैन सिंह से संबंधित। अगला देखिए, कुंवर चैन सिंह 24 जून 1824 में नरसिंह के युवराज अंग्रेजों ने के मेडाक के मध्य भीषण युद्ध हुआ और वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ पर दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि सारू मारू की जो गुफाएं हैं, ठीक, सारू मारू की गुफाएं, ये भी सीहोर जिले में आती हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, भोपाल के अंतर्गत आने वाला जिला रायसेन। रायसेन के संबंध में विश्व की जो प्रसिद्ध सांची स्तूपा है वो जाहिर सी बात है दोस्तों सांची रायसेन जिले में स्थित है। और ये है दोस्तों सांची का स्तूप, और सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है
जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। याद रखिएगा, सम्राट अशोक का जो विवाह हुआ था वो भी मध्य प्रदेश में ही हुआ था। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि किनसे इनका विवाह हुआ था। और सम्राट अशोक के 2 संतानें हुई थी, वो इन्हीं रानियों से हुई थी। और सम्राट अशोक ने उसके बाद बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा था। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये जो आप तोरण देख रहे हैं, इस तोरण का, ये तोरण जो द्वार है दोस्तों, इस तोरण द्वार का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, वो करवाया था इतिहासकारों के मुताबिक पुष्यमित्र शुंग ने। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक। पुष्यमित्र शुंग ने इन तोरण द्वारों को जीर्णोद्धार कह लीजिए, निर्माण कह लीजिए, इनका करवाया था। और उसके बाद शासन ने दोस्तों, ये जो आपको बैरिकेटिंग दिख रही है, ये सारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने करवाई हुई है। और उसके क्योंकि ये पूरा क्षेत्र संरक्षित रह सके इसके लिए करवाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो तोरण द्वार आप देख रहे हैं, तोरण द्वार का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कीप इन माइंड। अगला देखिए, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं दोस्तों, वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा मैं इसे इरेज करूं और यहाँ पे आप देखिए, तो ये है भीमबेटका की गुफाएं, ठीक। और भीमबेटका की गुफाओं के अंदर दोस्तों जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, ये जो शैल चित्र आपको देखने को मिल रहे हैं, ये शैल चित्र कुछ ऐसी इतिहास को अपने अंदर संजोए हुए हैं दोस्तों। ये मानव कला के या मानव इतिहास के, कला के, मानव के बुद्धिमान होने के, और उसके बाद उसके अंतर इतनी सोच आने की कि वो अपनी सोच को इनमें उकेर सके, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और दोस्तों यही कारण है दोस्तों कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुका है, विश्व विरासत सूची में इसका नाम अंकित हो चुका है, भीमबेटका की गुफाओं का। और कुछ ऐसे शैल चित्र पत्थर पे बनाए जो पिक्टोग्राफ्स कहा जाता है जिन्हें, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे भीमबेटका की गुफाओं के अंदर। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर बादल महल स्थित है। अगला इत्रदार महल भी स्थित है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र रायसेन जिले में ही स्थित है। देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना वो भी रायसेन जिले में स्थित है। और बेतवा नदी का उद्गम दोस्तों कुमरा गांव रायसेन से होता है, ये याद रखिएगा, कुमरा गांव रायसेन, ठीक है। कुमरा गांव रायसेन से होता है बेतवा नदी का उद्गम, ठीक। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कीप इन माइंड। अगला देखिए राजगढ़ के बारे में। राजगढ़ में स्थित चिड़ी खो, इसे मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। राजगढ़ जिले में झिरी गांव के सभी लोग संस्कृत बोलते हैं। ये गांव दोस्तों काफ़ी प्रचलित हुआ था, काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज, काफ़ी सारी न्यूज़ रिपोर्टिंग हो चुकी है इस गांव के संबंध में। तो याद रखिएगा, झिरी गांव राजगढ़ के जिले में स्थित है और यहाँ के सभी लोग संस्कृत में संवाद कर लेते हैं। ये भारतीय विरासत की सूची, भारतीय क्या कह लीजिए आप, इतिहास के जो सुनहरे पन्ने थे जिनमें संस्कृत ने अपना स्थान रखा था, उस इतिहास को जिंदा किए हुए हैं झिरी गांव के लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे गिन्नौरगढ़ का किला, नरसिंहगढ़ का वन्यजीव अभ्यारण्य, काली सिंध, अजनार, गढ़गंगा आदि नदियों का प्रवाह क्षेत्र है राजगढ़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो राजगढ़ से संबंधित थी। अगला देखते हैं दोस्तों विदिशा। तो विदिशा का प्राचीन नाम भेसला या बेसनगर, काफी प्रचलित, याद रखिएगा। बेसनगर में है दोस्तों गरुड़ स्तंभ अभिलेख, ठीक है। गरुड़ स्तंभ अभिलेख, ये देखिए यहाँ पर ये अभिलेख बनाया गया है, ठीक है। ये हेलियोडोरस का स्तंभ भी कहलाता है, ठीक है। हेलियोडोरस का स्तंभ भी कहलाता है, गरुड़ स्तंभ भी कहलाता है। ये अपने समय का एक बहुत बड़ा इतिहास प्रदर्शित करता है। जिस वक्त ये निर्मित हुआ था उस वक्त का इतिहास बहुत सारे मायनों में इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों ये हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्कशन हो जाएगा। बट प्लीज़ इसे याद रखिएगा कि जो बेसनगर में स्थित है गरुड़ स्तंभ,
ये हेलियोडोरस का स्तंभ भी कहलाता है। अगला देखिए उदयगिरी की गुफाएं, यहाँ पर विष्णु भगवान ने वराह अवतार की प्रतिमा स्थित है। तो ये उदयगिरी की गुफाएं दोस्तों, और यहाँ पर वराह अवतार की, विष्णु भगवान की वराह अवतार की प्रतिमा यहीं से प्राप्त हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है, विदिशा जिले में सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। विदिशा में हलाली नदी पर सम्राट अशोक सागर बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, सम्राट अशोक सागर बहुउद्देशीय परियोजना। अब मुझे अगर आप ये बता सके कि यहाँ पर इस परियोजना का नाम सम्राट अशोक के नाम पर क्यों हुआ है, अगर इसका उत्तर आप मुझे दे पाएं तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार होगा। आप सभी के कमेंट्स में देख रहा हूं, प्लीज मुझे बताएं कि इस विदिशा में सम्राट अशोक के नाम पर इस परियोजना का नाम क्यों पड़ा होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विदिशा एंड सम्राट अशोक, प्लीज मुझे बताइए इसका आंसर। यहीं से सिंध सिरोंज नदी का उद्गम भी होता है। अगला महत्वपूर्ण संभाग हम जो शुरू करते हैं दोस्तों वो है संभाग हमारा जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग, जबलपुर के अंतर्गत सबसे पहला जिला दोस्तों जबलपुर। जबलपुर को संस्कार धानी मध्य प्रदेश की कहा जाता है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जो ये प्रमाणित करेंगे दोस्तों कि इसे संस्कार धानी क्यों कहा जाता है। तो नर्मदा तट पर स्थित भेड़ाघाट, ग्वारी घाट, जबलपुर के अन्य क्षेत्रों से प्राप्त जीवाश्म के आधार पर यह संकेत मिलता है दोस्तों कि यह जो जगह है ये प्रागैतिहासिक काल, पुरा पाषाण काल युग के मनुष्य यहाँ पर निवास किया करते थे। अगर मैं आपसे कहूं, एक प्रश्न पूछूं दोस्तों कि भारत में सबसे प्रथम मनुष्य के जीवन के साक्ष्य या उनके उपस्थित होने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे दोस्तों, तो वो है दोस्तों नर्मदा घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। और यही कारण दोस्तों कि जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष, उनके जीवित अवशेष, उनके प्रकृति चिन्ह, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी नर्मदा घाटी क्षेत्र से। और इन्हीं क्षेत्रों पर ही निवास करता है दोस्तों संगमरमर नगरी जबलपुर। अगले देखिए, पुराणों और किंवदंतियों के अनुसार इस शहर का नाम पहले जबालीपुरम था। ठीक, क्यों था दोस्तों? क्योंकि यहां पर एक महर्षि रहा करते थे, महर्षि जबाली, और उनके नाम से ही दोस्तों इस स्थान का नाम जबालीपुरम था, और जिसका रूप संशोधित होते होते दोस्तों जबलपुर हो चुका है। क्योंकि देखिए, अगर मैं संस्कृत के इतिहास में जाऊं तो दोस्तों सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत यानी लोकाचार में बोले वाली संस्कृत आई, फिर दोस्तों आई पाली, फिर आए प्राकृत, फिर आए दोस्तों अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश के बाद सौरसनी अपभ्रंश, सौरसनी अपभ्रंश के कई सारे रूप हुए, मगधी, अवधी, बुंदेली, बघेली। इस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। जब हिंदी भाषा का विकास हुआ दोस्तों तो उस युग में भी भाषा के आधार पर स्थानों का नाम भी परिवर्तित होता गया है। ये दोनों आपस में साइमल्टेनियस चलने वाली चीजें हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात तो आप बहुत ध्यान से इसको समझ सकते होंगे। ठीक है, तो ये दोनों साइमल्टेनियस चलने वाली चीजें हैं। तो ये याद रखिएगा, महर्षि जबाली का वन की कर्म स्थली थी, इनकी साधना स्थली थी जबालीपुरम। अगला देखिए, यह क्षेत्र प्राचीन त्रिपुरी नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसे महाकौशल के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, महाकौशल का क्षेत्र, विंध्य का क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, इन्हीं सबको मिलाकर तो वर्तमान मध्य प्रदेश बना है। त्रिपुरी किन शासकों की नगरी थी? अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूं दोस्तों तो जो त्रिपुरी थी दोस्तों वो कलचुरियों की शासन का क्षेत्र था। कलचुरी वंश के लोग या कलचुरी शासक यहाँ पर शासन किया करते थे। तो कलचुरियों का क्षेत्र था त्रिपुरी, जिस भौगोलिक क्षेत्र को आज हम जबलपुर के नाम से जानते हैं। तो कलचुरियों की शासन क्षेत्र था क्या? त्रिपुरी, याद रखिएगा। देखिए, इसी तरह से आप याद रख सकते हैं, कलचुरियों का शासन के क्षेत्र था त्रिपुरी, परमार वंश के शासकों का शासन क्षेत्र था धार, तोमरों का शासन क्षेत्र था दोस्तों ग्वालियर। अगर मैं चंदेलों का शासन क्षेत्र कहूँ तो वो है दोस्तों अभी आने वाला हमारा, उसका नाम है खजुराहो। तो ये आपको अपने टिप्स पर, अपने उंगलियों पर ये इंफॉर्मेशन को याद रखना है। यहाँ पर पहाड़ी पर स्थित मदन महल है। इसका निर्माण दोस्तों 1100 ईस्वी में, ये 11,000 हो चुका है, 1100 ईस्वी में राजा मदन सिंह
द्वारा करवाया गया था। और जो मदन सिंह थे दोस्तों, वो एक गोंड शासक थे, और गोंड किला भी दोस्तों यहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा। ये एक तरह का गोंड किला है जिसे आप मदन महल के नाम से जान जाते हैं। आप जबलपुर जाइए तो आपको मदन महल के लिए ऑटो मिल जाएगी, ठीक है। रानी दुर्गावती जो कालिंजर के राजा कीर्ति वर्मन जो थे, कीर्ति सिंह चंदेल जिनका नाम था, उनकी एकमात्र संतान थी रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती का जो राज क्षेत्र था दोस्तों, वो गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। और यही कारण दोस्तों कि ये गोंड शासिका थी, गोंड वंश से संबंधित थी। और एक ये भी कारण है दोस्तों कि इन्हें इस क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र कहा जाता है। अगर जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोस्तों, जब पेंजिया का बाइफर्केशन हुआ तो वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का कॉन्सेप्ट था। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाएंगे तो दोस्तों, जो गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र था वो वर्तमान का कोयला प्राप्ति स्थल है। तो उस वक्त के जो गोंडवाना लैंड का जब बाइफर्केशन हुआ, जब वो गोंडवाना लैंड टूटा और बहुत सारे कॉन्टिनेंट बने, तो उस कॉन्टिनेंट में आज भी दोस्तों सभी जगह पर कोयला प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का भी जो विस्तार है दोस्तों, वो उसी समय से संबंधित है। तो यहाँ पर दो फैक्ट हैं जो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, ये काफ़ी प्राचीन क्षेत्र है। मतलब ये उस वक्त का क्षेत्र है दोस्तों जब मध्य प्रदेश या भारत जो था वो अफ्रीका का पार्ट था, और जब अफ्रीका से अलग होकर जो क्षेत्र आया था, तो उस क्षेत्र में भी ये क्षेत्र उपस्थित था। मैं बहुत डीप तो नहीं चला गया, क्योंकि ये ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। रानी दुर्गावती ने इलाहाबाद के मुगल शासक अफगान खां से युद्ध किया था, और गोंड रानी दुर्गावती जबलपुर में ही वीरगति को प्राप्त हुई थी 24 जून 1564 को। तो ये उनकी कर्मस्थली था जबलपुर। और यही बात है दोस्तों कि रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी आपको RDVV यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जबलपुर में। इसके अतिरिक्त जबलपुर में और क्या क्या है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, हैवी व्हीकल कारखाना यानी कि व्हीकल फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैरिज फैक्ट्री, रत्न परिष्कृत केंद्र। इसे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी भी कहा जाता है। कारण देखिए, जबलपुर के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, अमृत लाल बेगड़, जो दोस्तों हमारे बहुत मध्य प्रदेश के पर्यावरणविद कहा जाता है। अमृत लाल बेगड़ का संबंध मध्य प्रदेश से था और इन्हें नर्मदा पुत्र भी कहा जाता था, ये याद रखिएगा। महर्षि महेश योगी आश्रम भी स्थित है। अर्जुन रामपाल आप सभी जानते होंगे, ये एक्टर हैं। मुस्कान किरार और श्रेया अग्रवाल, ये दो दोस्त कौन हैं, इनका आंसर कमेंट में बताइए। इनको मैंने जानबूझकर यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि ये दो प्रश्न हैं जो आपसे इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है और श्रेया अग्रवाल का संबंध किस खेल से है, मैं रुका हुआ हूँ, प्लीज कमेंट दीजिए अपना, प्लीज कमेंट करके अपना आंसर बताइए। राइट, आपके कमेंट्स का इंतजार है मुझे। आगे देखिए, कटनी जिले में बढ़ते हैं। इसे 28 मई 1998 को जबलपुर से अलग करके बनाया गया था। इस क्षेत्र में चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फायर क्ले इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ACC जो कैमूर क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना है। ACC कैमूर 1924-25 में बनकर तैयार हुआ था। और इसके बाद दोस्तों मतलब ये एक क्लेम किया जाता है। और एक दोस्तों दूसरी है बानमोर मुरैना की फैक्ट्री। ठीक है, बानमोर, ये दोनों आसपास शुरू हुए थे, बानमोर मुरैना। तो दोस्तों कुछ लिटरेचर में आपको बानमोर मुरैना मध्य प्रदेश की पहली फैक्ट्री मिलेगी। ये 1924 में बनकर तैयार हुई थी। और 1924-25 में आपको मध्य प्रदेश की दूसरी फैक्ट्री जो कि ACC कैमूर के नाम से विख्यात है, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के कारखाने हैं। सीमेंट की क्वालिटी होती है पोर्टलैंड, कभी डिस्कस करेंगे दोस्तों इसके बारे में आगे। अबू फजल द्वारा वर्णित बिल्हारी पान, ठीक, ये दोस्तों बिल्हारी पान, ये बिल्हारी एक तहसील है कटनी की, वहाँ पर एक विशेष प्रकार का पान पाया जाता है जो कि भारत में प्रसिद्ध है।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बिल्हारी, जैसे पान बनारस वाला सुना होगा, पान मैहर वाला सुना होगा, वैसे ही दोस्तों बिल्हारी का पान भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा। और कटनी का एक अतिरिक्त नाम दोस्तों है संगमरमर नगरी। आप जब कटनी से वाया रोड, आप कटनी से जबलपुर जाइए, बहुत बढ़िया ट्रैक, बहुत बढ़िया रोड बन चुकी है, तो आपको दोस्तों रोड के दोनों ओर संगमरमर के यहाँ पर कारखाने मिलेंगे, जहाँ पर संगमरमर को विशेष तरीके से अलग अलग शेप और साइज में बनाया जाता है। और पूरे रोड में दोस्तों यहाँ पर आपको सलीमनाबाद, जबलपुर तक आपको ये फैक्ट्रियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नरसिंहपुर, ये इसका जो नाम है दोस्तों, एक जाट सरदार द्वारा विशाल नरसिंह मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था, और जिसके बाद इस क्षेत्र का नाम नरसिंहपुर हो गया। प्रदेश में अरहर दाल उत्पादन के लिए इस जिले का प्रथम स्थान आता है। अरहर दाल उत्पादन दोस्तों ये मुख्यतः मालवा क्षेत्र को स्पर्श करने वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर अरहर दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और आप जानते हैं दोस्तों कि दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का वैसे भी भारत में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का जो गेहूं, ये भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, और मध्य प्रदेश पूरे भारत को दाल खिलाने वाला राज्य है, इसको भी याद रखिएगा। चौरगढ़ का जो किला है और जोटेश्वर आश्रम, वो भी यहीं पर स्थित है। हिंदी भाषी क्षेत्र का पूर्णतः साक्षर जिला माना जाता है नरसिंहपुर को, एक रिकॉर्ड, एक डेटा के आधार पर पूर्णतः हिंदी भाषी क्षेत्र है, और यहाँ पर मैक्सिमम लोग हिंदी भाषी लिख, पढ़ और बोल सकते हैं, ये याद रखिएगा। इस आधार पर इसे हिंदी भाषी क्षेत्र का पूर्णतः साक्षर जिला माना जाता है। नेक्स्ट, छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। प्राचीन काल से इस क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का शासन था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एग्रो कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का कारखाना, देश का पहला मसाला पार्क, बोरगांव खाद्य पार्क, बादल बोई आदिवासी म्यूजियम, मैंने जिसका भी जिक्र किया, ये बादल बोई आदिवासी म्यूजियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। कान्हन, पेंच, जाम, शक्कर, दूधी आदि नदियां इस चीज़ से प्रभावित होती हैं। और छिंदवाड़ा दोस्तों मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी का लोकसभा क्षेत्र था। लोकसभा क्षेत्र से मतलब लोकसभा के वो सांसद काफ़ी लंबे समय तक यहाँ थे। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, याद रखिएगा। ठीक, अगला देखिए सिवनी। इस जिले का नाम सेवन यानी सियोना नामक वृक्ष की यहाँ पर सर्वाधिक उपलब्धता के कारण इसका नाम सिवनी पड़ा। सिवनी, इस वृक्ष का उपयोग जो होता है दोस्तों वो ढोलक बनाने में किया जाता है। सिवनी में जो मुंदारा क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ से वैनगंगा नदी का उद्गम होता है। मुझे आप कमेंट करके बताइए, अगला प्रश्न है आपके लिए, वैनगंगा किस नदी तंत्र का हिस्सा है? किस नदी तंत्र का हिस्सा है या किस ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है वैनगंगा रिवर? ठीक, यानी कि सरल में पूछो तो वैनगंगा नदी अपना जल किस नदी में समाहित करती है? वैनगंगा नदी पर स्थित संजय सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये दोस्तों मिट्टी से बना एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जो कि वैनगंगा नदी पर स्थित है। किस जिले में स्थित दोस्तों? शिवनी। शिवनी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट जिला दोस्तों हमारे लिए है वो है मंडला। मंडला, इस जिले में अधिकतम जनसंख्या दोस्तों गोंड जनजाति की है। मध्य प्रदेश का प्रथम एवं सबसे बड़ा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने एक कमेंट आपसे पूछा था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। देखिए ये कुछ क्रम है दोस्तों। सबसे पहले भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, एक्ट के बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया, प्रोजेक्ट टाइगर के बाद मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान में यानी नेशनल पार्क में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। अभी भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वो पहला पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश वर्तमान में टाइगर स्टेट का टाइटल प्राप्त किया हुआ है, राइट। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 526 टाइगर थे जो लास्ट रिपोर्ट आई थी, और 524 टाइगर थे दोस्तों
कर्नाटक के पास, और वो सेकंड रैंक पर आ गया था। मोती महल यहाँ पर एक स्थित है, मंडला दुर्ग। बघेलिन महल वो भी मंडला में आपको देखने को मिलेगा। थावर परियोजना यहीं पर स्थित है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, थावर परियोजना। अब दोस्तों एक जो शासिका थी यहाँ पर जिनका संबंध मंडला से है, उनका नाम अगर आप मुझे बता सकें तो मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ कि आखिर मंडला क्षेत्र में, इस क्षेत्र में किस रानी ने शासन किया था। ठीक है, प्लीज़ अगर आप इस कमेंट इसका आंसर जानते हो तो मुझे प्लीज़ अपना आंसर बताइए। कौन सी गोंड रानी थी जिन्होंने जिनका जो क्षेत्र था वो दोस्तों मंडला क्षेत्र था। प्लीज़ आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, मुझे कमेंट करके आप आंसर बताइए। ठीक है, तो आपके कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो थावर परियोजना यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट बालाघाट जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं दोस्तों। तो देखिए मंडला की रानी, सही आप आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, रानी अवंती बाई। ठीक है, याद रखिएगा, ये रामगढ़ की रानी थी और रानी अवंती बाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना प्रमुख योगदान दिया था और वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो रानी अवंती बाई याद रखिएगा। अब बालाघाट के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों। बालाघाट वैन गंगा घाटी और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। यह जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है। मलाज खंड का तांबा निष्कासन, मलाज खंड की जो खान है दोस्तों वो सबसे बड़ी खान है दोस्तों एशिया की, और यहाँ से मैग्नीज का उत्पादन भी होता है भरवेली क्षेत्र से। किरनारपुर बालाघाट औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर विकसित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र पूछे जाते हैं, जैसे मंडीदीप का मैंने जिक्र किया, बानमोर का प्रश्न ये इस बार एमपीपीएससी 2019 के प्रश्न में पेपर में आया था कि बानमोर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, तो उसका आंसर था मुरैना। 2019 के प्रश्न पत्र में पेपर में क्वेश्चन था। उस तरह से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किरनारपुर बालाघाट, किरनारपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो दोस्तों वो है बालाघाट जिले में। फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज भी यहाँ पे स्थित है, और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस इसको कर लिया है। कमेंट करके बताइए क्या था वो फिगर जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। नेक्स्ट दोस्तों देखिए डिंडोरी, नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह जिला 25 मई 1998 को मंडला से अलग करके बनाया गया था। इस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघवा स्थित है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डिंडोरी में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है। फॉसिल्स क्या है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अगर हाँ तो प्लीज अपना आंसर बताइए, अगर ना तो कौन सा है वो भी बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं है तो प्लीज इसका आंसर भी बताइए। यहाँ पर बैगा जनजाति की बहुलता पाई जाती है। याद रखिएगा, मैं आगे के समय में आपको एक जनजातियों पर बेस्ड, उनकी कला संस्कृति पर बेस्ड वीडियो भी लाऊंगा। अगर दोस्तों आपके व्यूज, आपके रिस्पांस मुझे मिलते हैं और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों जरूर मैं आपके लिए जनजातियों पर आधारित एक वीडियो लेकर के भविष्य में जरूर आऊँगा। नेक्स्ट देखिए, इंदौर संभाग इंपॉर्टेंट है। यह भारत का लगातार 4 वर्ष से सबसे स्वच्छ शहर है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उन्होंने एक नया गाना बना लिया है, पंच लगाएगा इंदौर, राइट, पंच लगाएगा इंदौर। और वो लगाए दोस्तों क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत जागरूक हैं, सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग डालते हैं। उन्होंने तो बल्कि एक अलग टाइप की और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, निजात पा लिया है उससे। पंच लगाएगा इंदौर यानी कि 5th टाइम्स इंदौर इज गोइंग टू विन दिस पर्टिकुलर टाइटल, दैट इज व्हाट, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इंदौर से सीखने लायक है और सबको इंप्लीमेंट करने लायक है। इंदौर का पूर्व नाम इंद्रपुर, इंदूर, अहिल्यानगरी, इंदेश्वर, ये सभी इंदौर के पौराणिक नाम हैं। होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर, DAV, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो बना है इन्हीं के नाम पर बना है। इन्हीं के
जो आपने देखा होगा इंदौर, अगर आप राजवाड़ा क्षेत्र गए होंगे तो वहाँ पर आपको महल और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी देवी अहिल्याबाई से संबंधित या होलकर वंश से संबंधित, अगर मैं सही मायने में कहूँ तो होलकर वंश की रानी देवी अहिल्याबाई इंदौर की सर्वश्रेष्ठ शासिका थी। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ शासन किया था। होलकर वंश की जो नींव थी दोस्तों, अहिल्याबाई के जो पिता थे मल्हार राव, इन्होंने रखी थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पेपर में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यह शहर खान नदी के तट पर स्थित है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और यह भी बताया था कि जा ना पाओगे इंदौर, क्योंकि वहां से निकलती है कौन सी नदी जो मृदा अपरदन करती है सर्वाधिक, बताइए, चंबल नदी। साथ ही साथ चंबल नदी का उद्गम भी है। आप देखेंगे दोस्तों तो काकरावर्डी की पहाड़ी से शिप्रा नदी का भी उद्गम है। इंदौर खान नदी के तट पर है। और अभी आपने इंदौर में देखा ही होगा दोस्तों, चाचा विधायक हैं हमारे, ठीक, चाचा विधायक हैं हमारे। कई सारी यहाँ पर फेमस पर्सनालिटी जो इंदौर संबंधित हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि लता मंगेशकर जी हमारी जो स्वर सम्राज्ञी हैं, उनका संबंध कहाँ से है। और हाल ही में आपने देखा होगा लास्ट ईयर एक फेमस पर्सनालिटी जो अगर आप उनके मुशायरे आपने सुने होंगे तो कमेंट करके उनका नाम बताइए। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी जिनका निधन कोरोना के कारण दुखद निधन हुआ, ठीक, वो भी इंदौर की शख्सियत थे और उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया था। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर ही है। और इंदौर में दोस्तों शुरू हुआ है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। पहले भोपाल में शुरू हुआ, फिर इंदौर में शुरू हुआ। दो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, या पहले इंदौर में शुरू हुआ, भोपाल में शुरू हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इंदौर रेल प्रोजेक्ट को फंडेड कौन कर रहा है, इसका फंड कौन कर रहा है, और भोपाल का जो दोस्तों मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है इसे फंड कौन दे रहा है। ये दो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ढूंढिए। और दोस्तों जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो इसका कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। और अगर अभी आपको ये आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, यह भारत का एकमात्र शहर है जहां पर दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, दोनों दोस्तों इंदौर में स्थित। ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे आईआईटी भी है और दोस्तों आईआईएम भी है। तो दोस्तों ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, और दोस्तों ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, आईआईएम इंदौर। तो इस शहर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखा होगा, वैसे दोस्तों यहाँ पर भी एक स्टॉक एक्सचेंज चला करता था, शेयर बाजार चला करता था, जिसका नाम था इंदौर स्टॉक एक्सचेंज। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय, आशा है, विश्वास है मेरा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी एक दिन इंटरव्यू देने जरूर पहुँचेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये मुख्यालय इंदौर। नेक्स्ट, राज्य वित्त निगम मुख्यालय, पुलिस रेडियो प्रशिक्षण स्कूल, केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, राला मंडल अभ्यारण्य, गेहूं शोध संस्थान, ये सब कुछ दोस्तों आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। अगला, धार औद्योगिक केंद्र, पीथमपुर, जिसे डिट्रॉइट ऑफ इंडिया बहुत सारे लिटरेचर में कहा गया, हालांकि इसमें मद्रास को भी कहा जाता है, पीथमपुर भी कहा जाता है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश निवासी हैं दोस्तों, हम डंके की चोट पर यही बात कहेंगे कि डिट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है पीथमपुर को ही। यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है, ये याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ये धार में है। बाघ की गुफाएं, ये देख लीजिए, बाघ की गुफाएं दोस्तों ये धार जिले में आती हैं। अगला इंपॉर्टेंट, भोजशाला मस्जिद, सिटी ऑफ जॉय मांडू, ये है दोस्तों, ठीक है। आपने पता होगा रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर के प्रणय कथाओं के लिए फेमस है सिटी ऑफ जॉय मांडू। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मांडू का भी डॉक्यूमेंटेशन गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, देखिए भविष्य में क्या होता है। नेक्स्ट, रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती राजा बाज बहादुर, मैंने आपको पहले बताया था कि तो ये है दोस्तों रानी रूपमती का महल। अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, होशंग शाह का मकबरा, हिंडोला महल, जहाज महल, अशरफी महल, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जीवास उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य
दोस्तों ये भी धार जिले में ही स्थित है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों धार से संबंधित है, नोट कर लीजिए। और शायद मैं दोस्तों इस बार आराम से बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में आपका ये कमेंट आया था कि बहुत तेज बोल रहा हूँ, तो काफ़ी आराम से बोलने का प्रयास मैंने किया है। अलीराजपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं दोस्तों। तो अलीराजपुर 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से विभाजित होकर अलीराजपुर का गठन किया गया था। यह जिला ये दोस्तों ये प्रमुख आबादी वाले क्षेत्र में, यहाँ पर एक स्पेशली दोस्तों एक जनजाति रहती है, मुझे उसका नाम बताइए। हालांकि मुझे यहाँ मेंशन करना चाहिए था, लेकिन चलिए मैं आपसे ये प्रश्न ही पूछ लेता हूँ कि ये किस जनजाति से का बाहुल्य जिला है, यानी कि कौन सी जनजाति यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है? प्लीज आंसर बताइए। नेक्स्ट, हाँ ये गया उत्तर दोस्तों। भीलों और भगोलियों द्वारा यहाँ पर नृत्य का आयोजन किया जाता है, और ये दोस्तों एक उस नृत्य का एक दृश्य है, देख लीजिए। कुछ इस टाइप से ये जनजातीय नृत्य होता है। नेक्स्ट देखिए, पंडित चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली थी दोस्तों अलीराजपुर। यहाँ से भेष बदल कर दोस्तों वो बहुत लंबे समय तक यहाँ से चले गए थे। और आपको पता है आज़ाद पार्क के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो वर्तमान प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में है। नाजरत हॉस्पिटल पड़ता है इलाहाबाद में, नाजरत हॉस्पिटल के जस्ट सामने दोस्तों आज़ाद पार्क है। वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि उनका नाम था आज़ाद और उन्होंने कहा था कि मैं किसी के हाथ नहीं आऊँगा। कट्ठीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य ये भी अलीराजपुर में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अलीराजपुर से संबंधित। झाबुआ बहादुर सागर झील के किनारे पर स्थित है ये झाबुआ। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। झाबुआ किस झील के तट पर स्थित है? तो दोस्तों बहादुर सागर झील के तट पर स्थित है। यह यहाँ की प्रमुख नदी है दोस्तों झाबुआ की, वो है अनस नदी। जनजाति बाहुल्य जिला है झाबुआ। आप देखेंगे दोस्तों झाबुआ का जो अगर लोकेशन देखेंगे, हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आपको इस होमवर्क को करना होगा। आप हर जिले वाइज ये जरूर बनाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, टच होने वाले राज्य और टच होने वाले जिले। तो देखो दोस्तों झाबुआ के बारे में अगर बताऊं तो जो झाबुआ जिला है वो जनजाति बाहुल्य जिला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भील जनजाति अधिक संख्या में पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। यहाँ पे सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? तो भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। अगला झाबुआ मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र, तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों को एक पेपर में बना लीजिएगा और उन्हें याद कर लीजिएगा। प्रदेश का पहला आवासीय विश्वविद्यालय दोस्तों वो झाबुआ में स्थापित किया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो झाबुआ संबंधित है। अगला देखिए दोस्तों, खरगोन जिसे पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है, इस जिले को निमाड़ नाम से भी जाना जाता था। इस जिले में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो कपास का उत्पादन करने वाला जिला भी कहा जाता है इसे। यहाँ पर प्रतिवर्ष सिंगाजी का मेला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? तो आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे कुछ, जो अगला वीडियो होगा दोस्तों, अगला वीडियो मतलब जो 5th वीडियो में एमपी का लेके आऊँगा, उसमें मैं एमपी की आर्ट एंड कल्चर और कुछ ऐसे टाइप की चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, तो मैं आपको फिर वहाँ पर बताऊँगा और भी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष सिंगाजी का मेला लगता है पश्चिमी निमाड़ यानी कि खरगोन में, और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन इसी जिले में होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों याद रखिएगा। आपको ऐसे याद रखना है कि एमपी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो खरगोन में। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो। कपास अनुसंधान केंद्र ये भी खरगोन जिले में स्थित है, याद रखिएगा। CISF का प्रशिक्षण केंद्र ये भी दोस्तों खरगोन जिले में स्थित है। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर स्थित है, और दोस्तों ये मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा बांध है जो मिट्टी का बना हुआ है। पहला बांध आपको मैंने बताया, और ये दोस्तों दूसरा बांध है जो मिट्टी का बना बांध है। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर बना हुआ है खरगोन में। अगला दोस्तों देखिए, खंडवा जिसे कहते हैं पूर्वी निमाड़। ठीक, यह जिला नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। यह पार्श्व गायक किशोर कुमार के जन्म स्थली है, और किशोर कुमार का दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट गाना आपका भी होगा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर कभी नहीं आते। ठीक,
तो आई होप किशोर कुमार के गाने आप सबने सुने होंगे। तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पहला ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी उज्जैन, और दूसरा दोस्तों महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग वो है ओमकारेश्वर। तो ये है दोस्तों ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों कमेंट करके बताइए। आंसर तो आप सभी जानते होंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर। अगला देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कर्मस्थली है, जन्मस्थली नहीं है, याद रखिएगा। अगला देखिए, कपास के उत्पादन के लिए इसे सुनहरा जिला भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और दोस्तों खंडवा को जाना जाता है गंजेड़ियों के स्वर्ग के नाम पर। गांजा उत्पादन दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक होता है। ठीक, तो गांजा उत्पादन सर्वाधिक होता है यहाँ पर। बड़वानी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बड़वानी नाम की उत्पत्ति दोस्तों बड़ यानी कि बरगद के वृक्ष से हुई है। और वानी मतलब होता है दोस्तों क्षेत्र यानी कि जगह। तो बरगद के पेड़ की प्राप्ति वाला जगह या बगिया। तो बड़वानी का नाम बरगद वृक्ष से हुआ है, जिससे इस शहर का नाम पहले ये पूरा शहर इसी वृक्ष से घिरा हुआ था, तो इस कारण इसका नाम बड़वानी हो गया। 25 मई 1998 को खरगोन से विभाजित कर इसकी स्थापना की गई है। भगवान ऋषभ देव की 84 फीट की एक पत्थर से निर्मित प्रतिभा सतपुड़ा की पहाड़ियों से यहीं से प्राप्त हुई थी, जिसे 52 गजा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। शहीद भीमा नायक का गांव, याद रखिएगा। भीमा नायक से संबंधित हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ घोषणा की है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए इसका आंसर। अगर आप भीमा नायक से संबंधित वर्तमान घोषणा मध्य प्रदेश सरकार की, जो कि करंट अफेयर्स का भी हिस्सा है, की है, अगर उसके बारे में जानते हैं तो प्लीज इसका कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बड़वानी मिर्च उत्पादन के लिए विश्व क्या तो भारत में विख्यात है, विश्व विख्यात भी कह सकता हूँ क्योंकि काफी उत्पादन होता है। अगला सेंधवा इसका प्रसिद्ध शहर है, जो कपास की एक बड़ी मंडी के रूप में जाना जाता है, बड़वानी। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, ऋषभ देव की 84 फीट ऊंची एक प्रतिमा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बुरहानपुर। तो बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित एक शहर है, जिसे दक्षिण का द्वार भी कहा गया है। पूर्व में यह खान देश की राजधानी हुआ करता था, जिसे 14वीं शताब्दी में फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बसाया गया था। ठीक है, ये बसाया गया था लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला देखिए, बुरहानपुर में ही मुगल युक्ति अब्दुल रहीम खाना या मुगल शख्सियत जो थे अब्दुल रहीम खाना द्वारा बनाई गई अकबरी सराय स्थित है। तो अकबरी सराय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बुरहानपुर, और इसका जो निर्माण दोस्तों करवाया था वो अब्दुल रहीम खाना ने करवाया था। तो दोस्तों बुरहानपुर में मुमताज बेगम की कब्र भी स्थित है। नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना यानी कि अखबारी कागज का कारखाना, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पर है दोस्तों? तो नेपानगर में, याद रखिएगा। चांदनी ताप विद्युत गृह, ये भी कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में। अगर आप जानते हो कि इसका ये कितने मेगावाट का प्रोडक्शन करता है तो प्लीज बताइए कमेंट करके इसका आंसर। अगला ग्वालियर संभाग। सबसे पहले इसका प्राचीन नाम गोपाचल, गोपगिरी, गोप पर्वत, गोपाद्री है। ग्वाल ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है इस क्षेत्र को। और यहाँ पर दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश, राजवंश के तोमर वंश, बघेल वंश और कछवाहा राजपूतों ने शासन किया और इस क्षेत्र को अपनी राजधानी भी बनाया। आज़ादी के पहले ग्वालियर पर सिंधिया वंश के राजाओं का शासन था। मैंने लास्ट में बताया कि सिंधिया वंश की स्थापना किसने की और ग्वालियर में सिंधिया वंश की नींव किसने रखी या ग्वालियर राजघराने की शुरुआत किसने की। ये दोनों प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बताया था। अगर आप जानते हैं इसका उत्तर तो बताइए, अदरवाइज उत्तर देखिए नेक्स्ट लास्ट वीडियो में और फिर कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अगला देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तानसेन का मकबरा। ये तानसेन का मकबरा है, देख लीजिए। तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। राग मल्हार ऐसे टाइप के जब वो गाते थे तो दिए जलने लगते थे।
काफ़ी रामतनु पांडे इनका नाम था। और इनका मैं अगर और पौराणिक बताऊं तो दोस्तों इनका संबंध रीवा राजघराने था, और रीवा राजघराने से ये ग्वालियर राजघराने में यानी कि ग्वालियर में अकबर के दरबार में पहुंचे थे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि थी बनी हुई है ग्वालियर में ही। ये है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई यानी कि मणिकर्णिका। नेक्स्ट जय विलास पैलेस, ये भी स्थित है। ये देख लीजिए, इसका एक टॉप व्यू है, याद रखिएगा, आप सभी परिचित होंगे मेरे हिसाब से। अगला देखिए मोहम्मद गौस का मकबरा, गुजरी महल, ये है माता गुजरी महल। अगला देखिए सास बहू का मंदिर, ये भी एक अनूठा प्रश्न है जो लगातार प्रश्न पेपर पूछा जाता है। मोती महल, ये है मोती महल दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए एशिया में प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, आप इसका नाम बता सकते हैं दोस्तों कि इसका नाम क्या है इस प्रशिक्षण महाविद्यालय का? कमेंट करके इसका आंसर बताइए ताकि एक अच्छा सा इंटरेक्शन हमारे आपके बीच में चलता रहे। भू राजस्व मुख्यालय महालेखाकार कार्यालय विजय राजे सिंधिया राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है? क्योंकि दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम जन्म जो था वो ग्वालियर में ही हुआ था। और आप सभी जानते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और एक ऐसे वक्ता जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में पहला भाषण दिया था, और सबसे महत्वपूर्ण काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी थे जिनका संबंध मध्य प्रदेश से था। तो क्या मेरे प्रश्न है दोस्तों, आप बता सकते हैं इसका उत्तर कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से थे और भारत के प्रधानमंत्री भी बने? प्लीज़ कमेंट करके इनका आंसर बताइए। ग्वालियर घराना ख्याल गायन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और ग्वालियर घराने से ही संबंधित थे तानसेन। अगला देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, शिवपुरी। शिवपुरी को पर्यटन नगरी कहा जाता है। यहाँ पर तापमान न्यूनतम रहता था, यही कारण है कि ग्वालियर के जो सिंधिया वंश के शासक थे उनकी समर कैपिटल हुआ करती थी शिवपुरी। करेरा अभ्यारण्य माधव राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। कत्था बनाने की फैक्ट्री 1959 में तात्या टोपे जी को यहीं पर फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे के साथ एक व्यक्ति थे जिन्होंने छल किया था और छल से उन्होंने अंग्रेजों को से गिरफ्तार करवा दिया गया। और उसके बाद दोस्तों शिवपुरी में तात्या टोपे को एक पेड़ से लटका करके अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन थे जिन्होंने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था और अंग्रेजों से मिलकर अंग्रेजों के हाथों तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया था। सिंध, क्वारी, महुवर नदियों का यहाँ से प्रवाह होता है, याद रखिएगा। गुना चंबल जिले का मालवा प्रदेश द्वार इसे कहा जाता है। यहीं पर पार्वती नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान को अलग करती है। स्वतंत्रता पूर्व यह ग्वालियर राजघराने का हिस्सा हुआ करता था, पर सिंधिया वंश का बाद में इस पर अधिकार हो गया। राघवगढ़ यानी कि माननीय दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका किला यानी कि उनकी गढ़ी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध तेजा जी का मेला लगता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और विजयपुर नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना वो भी गुना में ही स्थित है। मुझे बताइए कि जो वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कहाँ से संसदीय क्षेत्र संसद यानी कि कहाँ से सांसद रह चुके हैं और लास्ट टाइम उन्होंने सांसदीय का चुनाव कहाँ से लड़ा था और हार गए थे। ठीक, अगला देखते हैं अशोकनगर। 15 अगस्त 2003 को गुना जिले से विभाजित करके इसका गठन किया गया। प्रदेश की पहली खुली जेल ना कहूँगा, मुंगावली यहाँ पर एक खुली जेल बनी हुई है। हवा महल, लोखंडा खूनी दरवाजा, जौहर कुंड आदि यहाँ पर स्थित है अशोकनगर में। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यह क्षेत्र हाथ से बुनी चंदेरी की साड़ियों के लिए फेमस है। और आपने एक मूवी भी देखी होगी दोस्तों,
सुई धागा। ठीक है, सुई धागा मूवी में जो कॉन्सेप्ट है, इसकी शूटिंग भी दोस्तों यहीं पे हुई अशोकनगर में, और ये पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों चंदेरी की साड़ियों से ही लिया गया है। तो ये चंदेरी की साड़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थान रखती है पूरे भारत में। नेक्स्ट, दतिया ईश्वर, ये पीताम्बरा शक्तिपीठ है दोस्तों। ठीक है, पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से ये प्रसिद्ध है पूरा क्षेत्र। पीताम्बरा देवी का शहर कहलाता है दतिया। अनेक मंदिरों के कारण यहाँ पर इसे लघु वृंदावन भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी इसी जिले में अवस्थित है। माता टीला परियोजना यहीं बनाई गई है। मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि माता टीला परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। राइट, प्लीज इसका आंसर दीजिए अगर आप इसका कमेंट करके इसका आंसर देते हैं। और अगला प्रश्न ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि दतिया किस नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, सागर संभाग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो दोस्तों, सागर को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मध्य में स्थित है। लाखा बंजारा झील के किनारे जो सागर जिसे कहा जाता है दोस्तों, वो लाखा बंजारा झील को ही कहा जाता है। इतनी बड़ी है दोस्तों कि इसको सागर की संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन आप अगर स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोस्तों आपको स्पेलिंग सौगोर मिलेगी, क्योंकि अगर कोई अंग्रेज सागर को प्रोनाउंस करेगा तो दोस्तों तो वो अपने फोनेटिक्स के कारण सौगोर प्रोनाउंस करेगा इसे, और सौगोर प्रोनाउंसिएशन से आपको सागर नाम का रेलवे स्टेशन नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पर इसका नाम सौगोर लिखा हुआ है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन के कारण दोस्तों ऐसा हो गया है अंग्रेजी से। और दोस्तों यहाँ पर छावनी भी है सागर में, सागर छावनी भी है, यहाँ पे मिलिट्री का बेस भी है सागर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे कहते हैं नौरादेही, वो सागर जिले में है, काफ़ी लंबा है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जो अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। प्लीज़ अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो अभी तुरंत कमेंट करके इसका आंसर बताइए। सिद्ध गांव औद्योगिक विकास केंद्र अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मैंने आपसे बोला था कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार बना रही है कहीं पर, तो सिद्ध गांव औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? सागर संभाग के सागर जिले में। मध्य प्रदेश का पुलिस कॉलेज यहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पुलिस एकेडमी। जिस तरह से आप याद रखते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? हैदराबाद में कि सिकंदराबाद में? कमेंट करके इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट, नापतौल कारखाना भी है दमोह के बारे में, जो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर इसका नाम दमोह पड़ा। इसे अनुग्रह यानी स्नेह का शहर भी कहा जाता है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य यहीं पर है। डायमंड सीमेंट कारखाना वो भी स्थित है यहीं पर, और जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर वो भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट, पन्ना क्षेत्र में विष्णु पुराण में इसे किलकिल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्काक ये वंश है दोस्तों, वर्काक वंश की उत्पत्ति का स्थल इसे माना जाता है पन्ना को। पन्ना हीरा भंडारण उत्खनन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, बिजावर की कुड़प्पा चट्टानों से हीरा प्राप्त होता है, ये आप स्टेटमेंट जानते होंगे। अजयगढ़ का किला, गंगाऊ वन जीव अभ्यारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पांडव जलप्रपात, बलदेव जी का मंदिर और जुगुल किशोर मंदिर, ये सब कुछ आपको पन्ना में मिलेगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पन्ना नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छतरपुर, प्राचीन में इसे जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, और यही कारण है दोस्तों कि जेजाक भुक्ति के चंदेल कहा जाता था यहाँ के शासकों को। खजुराहो के मंदिर का निर्माण भी चंदेल शासकों ने करवाया है। केन वन्य जीव अभ्यारण्य वो भी छतरपुर में स्थित है। उर्मिल परियोजना किस नदी पर है मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके। वो भी दोस्तों यहीं शुरू की गई है। और उर्मिल परियोजना का संबंध किस किस से है, यानी कि किस किस राज्य से है? बिहारी मेला वो भी छतरपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन थी जो छतरपुर से संबंधित है। और दोस्तों अगला है दोस्तों टीकमगढ़ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा को से स्पर्श करने वाला जो जिला है। बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए
टीकमगढ़ तालाब और पर्वतों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर हमारे संग्रहालय है। और दोस्तों मैं अगर टीकमगढ़ को लेके चलूँ तो मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दूँ आपको कि दोस्तों टीकमगढ़ के बाद एक और जिला जो यहाँ पे जुड़ा है उसका नाम क्या है दोस्तों, कमेंट करके आप कमेंट क्या है इसका आंसर बता ही देता हूँ दोस्तों। वह है दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्र की दृष्टि से वो जिला है दोस्तों निवाड़ी। और इसी के अंतर्गत जो कि टीकमगढ़ की एक तहसील हुआ करता था अब जिला बना दिया गया। यहीं पर है दोस्तों राजा राम की नगरी जिसका नाम आप सभी जानते हैं। और लास्ट वीडियो मैंने आपके बारे में इसके बारे में डिस्कशन भी किया है दोस्तों। ठीक है, बताइए कमेंट करके आंसर इसका। ठीक, सो दोस्तों ये टीकमगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट information related Subscribe to now part 2 and press the bell icon. Never miss an update.